नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके चैनल चाणक्य पीसीएस पे। मैं हूं आपका दोस्त निशान पाठक। दोस्तों, कल हमने चैप्टर 2 यानी ऐतिहासिक स्रोत का पहला खंड पढ़ा था। आज दूसरा खंड पढ़ने जा रहा हूं, जिसमें सवाल संख्या 43 से लेके 80 तक पूरा कराऊंगा, और इसमें ये आपका फिर ये वीडियो पूरा हो जाएगा, चैप्टर 2 पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए। हो सकता है आपने सबको रिवाइज किया होगा वीडियो सुनकर। चलिए अगला 40 सवाल नंबर 43 से यानी 43 से मैं आगे पढ़ के 80 तक पूरा कंप्लीट करा देता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सवाल संख्या 43 है, अशोक के मनसेहरा यानी पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों को किस लिपि का प्रयोग किया गया है। यानी अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान और शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए खरोष्टी, बी संस्कृत, सी तमिल या डी यूनानी। फिर से मैं सवाल को रिपीट करता हूँ। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से जो शिलालेख प्राप्त हुआ था वो किस लिपि में प्राप्त हुआ था। ए खरोष्टी, बी संस्कृत, सी तमिल या डी यूनानी। इसका सही उत्तर है खरोष्टी। खरोष्टी भी आपका राइट से लेफ्ट चलता है। ठीक है, खरोष्टी जो है भाषा है ये भी राइट से लेफ्ट चलता है। चलिए अगला सवाल है 44। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। ए ब्राह्मी, बी नंदनागरी, सी शारदा, डी खरोष्टी। ले उत्तर तो यही आ गया। ठीक है, मैंने एक्चुअली अभी बताया खरोष्टी के बारे में यहाँ पे। इसका सही उत्तर खरोष्टी होगा। राइट से लेफ्ट की ओर चलता है भाषा लिपि है जो। चलिए आगे अगला सवाल है 45वां प्रश्न। हेलियोडोरस ने बेस नगर में एक अभिलेख संदर्भित है। हेलियोडोरस का ने जो एक यूनानी शासक था, हेलियोडोरस ने एक बेस नगर में एक अभिलेख या एक स्तंभ का निर्माण कराया था। ठीक है, क्या आपको पता है क्या नाम था वो, किससे संदर्भित है। ऑप्शन ए संकर्षण और वासुदेव से, बी संकर्षण और प्रद्युम्न से, सी संकर्षण, प्रद्युम्न और वासुदेव से, या डी केवल वासुदेव से। इसका सही उत्तर दोस्तों केवल वासुदेव से है। चूंकि जो हेलियोडोरस का बेस नगर का है वो एक गरुड़ स्तंभ है, गरुड़ स्तंभ जो भगवान विष्णु से प्रभावित होकर इसने हेलियोडोरस ने बेस नगर में एक स्तंभ का निर्माण कराया था, जिसको गरुड़ स्तंभ भी कहते हैं। वो भगवान विष्णु यानी वासुदेव से प्रभावित होकर बनवाया था, या कृष्ण से प्रभावित होकर बनवाया था। ठीक है, अगला 46वां सवाल। निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। ये सब बता देंगे। हाथी गुम्फा, बी जूनागढ़, सी नाना घाट या डी नासिक। निम्नलिखित कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है हाथी गुम्फा। 43वां सर्वप्रथम भारत की विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन ए यवन राजा मिनांडर, बी शक क्षत्रप रुद्रदमन, सी पार्थव राजा गोंदफर्निस, बी कुषाण राजा कनिष्क। इसका ऑप्शन मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, सवाल फिर से दोहरा दे रहा हूँ। भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया। ए यवन राजा मिनांडर द्वारा, बी शक क्षत्रप रुद्रदमन द्वारा, सी पार्थव गोंदफर्निस द्वारा, डी कुषाण फर्निस द्वारा। इसका सही उत्तर है रुद्रदमन द्वारा। मैं फिर से एक बार सवाल दोहरा देता हूँ। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा का लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया। इसका सही उत्तर है ये शक क्षत्रप रुद्रदमन द्वारा। इसका सही उत्तर है शक क्षत्रप रुद्रदमन द्वारा।
ये जो था रुद्र दमन वाला, ये इसकी जो रचना हुई वो काव्य शैली में हुई, काव्य शैली में हुई। और चलिए अगला 48 कर लीजिए, यहाँ पे भी काव्य शैली ही है। अगला सवाल है काव्य शैली। अगला सवाल, काव्य शैली की प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से प्राप्त होता है? ए रुद्र दमन, बी अशोक के, सी राजेंद्र प्रथम के, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए रुद्र दमन के। अगला है 49वां सवाल, निम्नलिखित में किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? ये गौतमीपुत्र शतकर्णी के नासिक अभिलेख, बी महाक्षत्रप रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख, और सी अशोक के गिरनार अभिलेख, या डी स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। स्कंदगुप्त का जूनागढ़। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? फिर से बताया, मैं सवाल फिर से दोहरा दे रहा हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के उल्लेख मिलता है किस अभिलेख में? गौतमीपुत्र शतकर्णी के नासिक अभिलेख, महाक्षत्रप रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख, सी अशोक के गिरनार अभिलेख, और स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। इसका सही उत्तर है महाक्षत्रप रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख से। महाक्षत्रप रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख में राजा अशोक और क्या कहते हैं, सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का मिलता है। इसी में सुदर्शन झील के बारे में भी, सुदर्शन झील का भी जिक्र मिलता है। ठीक है, 49वां के बाद 50वां सवाल। 50वां सवाल है, समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियां, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है? ए ऐरण्य के अभिलेख, गया के अभिलेख, नालंदा के अभिलेख, या प्रयाग के अभिलेख? जल्दी बताइए। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख से प्राप्त होता है? ऐरण्य अभिलेख, गया के अभिलेख से, नालंदा के अभिलेख से, या प्रयाग के अभिलेख से? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्राप्त होता है प्रयाग प्रशस्ति से, प्रयाग प्रशस्ति से। इसकी रचना हरिशेन ने की थी, हरिशेन ने की थी। ठीक है दोस्तों, अगला 51वां, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशेन किस शासक के द्वारा आई थी? तो बताने की आवश्यकता तो नहीं है। समुद्रगुप्त, बी ए समुद्रगुप्त हो गया। 52 सवाल नंबर 52, मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुई थी? मेहरौली दिल्ली लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुई थी? इसका सही उत्तर है, इसका ऑप्शन है द्वितीय सदी, तृतीय सदी, चतुर्थ सदी, या सप्तम सदी। बताइए जल्दी जल्दी। मेहरौली का द्वितीय सदी, मेहरौली में जो लौह स्तंभ है, यानी मेहरौली यानी कि आपका कुतुब मीनार के पास जो लौह स्तंभ लगा हुआ है, ठीक है, ये इसका निर्माण किस सदी में हुई थी? तृतीय सदी, चतुर्थ सदी, या सप्तम सदी? इसका सही उत्तर है चतुर्थ सदी। इसका सही उत्तर है चतुर्थ सदी में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 53वां, दिल्ली के मेहरौली का कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? ए अशोक के, बी चंद्रगुप्त कहलाते होगा, सी हर्ष के, या डी अनंगपाल के? मेहरौली में स्थित कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण, मस्जिद के प्रांगण में स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है?
इसका उत्तर होगा बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। असल में ये बेचारा जो लौह स्तंभ है ना, बड़ा कई राजाओं के से होते हुए गुजरा है लौह स्तंभ। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनवाया और गड़वाया, ठीक है। उस पे फिर समुद्रगुप्त भी अपना प्रयाग प्रशस्ति लिखवा दिए। उसके बाद मुगल शासक शायद जहांगीर ने भी इस पे कुछ कुछ लिखवाया। फिर अंग्रेज उसको उठा के ले गए, अंग्रेज ने ये फिर उठा के ले गया हाँ, कुतुब मीनार के पास, वहां स्थापित कर दिया गया इसको। ये जो नहीं, 54वां, सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? पुरातात्विक उल्लेख, ए भीतरगांव लेख में, बी विल्सड के स्तंभ लेख में, सी एरन अभिलेख से, या डी भीतरी स्तंभ लेख से। सती प्रथा का पुरातात्विक उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? तो पुरातात्विक उल्लेख प्राप्त होता है एरण्य अभिलेख से। कहाँ से? एरण्य अभिलेख। 55वां, एरण्य अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ए ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, भानुगुप्त। एरण्य अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड या भानुगुप्त? इसका सही उत्तर होगा भानुगुप्त से संबंधित है। 56वां, ऐहोल प्रशस्ति के रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? ऐहोल प्रशस्ति के रचयिता रवि कीर्ति, इंपॉर्टेंट है। ऐहोल प्रशस्ति के रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? सही उत्तर, इसका ऑप्शन है पुलकेशिन 1, पुलकेशिन 2, विक्रमादित्य फर्स्ट, विक्रमादित्य सेकंड। ठीक है, फिर से मैं सवाल दोहरा देता हूँ। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य वंश के शासक के दरबारी कवि थे? पुलकेशिन 1, पुलकेशिन 2, विक्रमादित्य 1, विक्रमादित्य 2। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर होगा पुलकेशिन 2, पुलकेशिन 2। पुलकेशिन 2 काफी बहुत ही प्रतापी शासक थे ये, ठीक है। और पुलकेशिन 2 57, और पुलकेशिन का ही के बारे में बताया गया है कि इनका और हर्ष का युद्ध हुआ था, हर्षवर्धन का, इसमें इन्होंने हर्ष को हरा दिया था। उसी के जीत के उपलक्ष्य में उन्होंने ऐहोल प्रशस्ति पत्र की रचना करवाई थी कवि रवि कीर्ति के द्वारा। 57, हर्ष और पुलकेशिन के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ मिलती है? तो पता चल गया ऐहोल पर अभिलेख में। 58, कवि कालिदास का उल्लेख कहाँ मिलता है? कवि कालिदास का उल्लेख किस लेख में मिलता है? ए इलाहाबाद स्तंभ लेख से, बी ऐहोल के उत्कीर्ण लेख से, सी अलापाड़ू दान लेख से, या डी हनुम कोंडा उत्कीर्ण लेख से। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? इलाहाबाद स्तंभ लेख, ऐहोल उत्कीर्ण लेख, अलापाड़ू दान लेख, या हनुम कोंडा उत्कीर्ण लेख से। सही उत्तर है, जल्दी बताइए, मालूम है कि आपको पता होगा। इसका सही उत्तर है, कहाँ गया, ऐहोल उत्कीर्ण से। इसका सही उत्तर है। 59वां सवाल, 59th, अभिलेख को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? अभिलेखों के ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? राजा ए परांतक 1, राजा 1, राजेंद्र प्रथम,
या इनमें से कोई नहीं। अभिलेखों के ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा की सूत्रपात किसने किया? परांतक वन ने, राजा राजा एक ने, प्रथम ने मतलब राजेंद्र प्रथम ने, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है राज राजा फर्स्ट ने। इसका सही उत्तर राज राजा प्रथम है। प्रश्न नंबर 60, कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में जानकारी मिलती है? कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में जानकारी मिलता है? ए उत्तर मेरूर, बी तंजौर, सी मणिमंगलम, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर है उत्तर मेरूर, बी तंजौर, सी मणिमंगलम, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है उत्तर मेरूर। ये भी इम्पोर्टेंट है, नहीं पूछा गया है तो पूछा जा सकता है। तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 61वां प्रश्न, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ? 600 पहला ए है 600 ईस्वी पूर्व, बी 300 ईस्वी पूर्व, सी कनिष्क के शासनकाल में, डी हर्षवर्धन के शासनकाल में। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? ये ए 600 ईस्वी पूर्व, बी 300 ईस्वी पूर्व, सी कनिष्क के शासनकाल में, या डी हर्षवर्धन के शासनकाल में। इसका सही उत्तर है ई, 600 ईसा पूर्व से शुरू हुआ था सिक्कों का प्रचलन। सवाल नंबर 62, भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है? ए आहत सिक्के को, बी इंडो बैक्टीरियन सिक्के को, सी सीथियन सिक्के को, या डी पार्थियन सिक्के को। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है, किसको माना जाता है? आहत सिक्के, इंडो बैक्टीरियन सिक्के, सीथियन सिक्के, या पार्थियन सिक्के। इसका सही उत्तर है आहत सिक्के। 61वां प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? ए कुषाण ने, बी इंडो बैक्टीरियन, सी शक ने, डी गुप्त ने। इसका सही उत्तर है इंडो बैक्टीरियनों ने। 60वां है, निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? निम्नलिखित किसने सर्वाधिक सोने के शुद्ध सिक्के जारी किए? कुषाणों ने, इंडो बैक्टीरियन ने, शक ने, या गुप्त ने। ऑप्शन है कुषाणों ने, इंडो बैक्टीरियन ने, शक ने, या गुप्त ने। इसका सही उत्तर है कुषाणों ने। 7वाहनों के समय में मुद्रा का सर्वाधिक धातु किस धातु से बनाए जाते थे? सातवाहन के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु से बनाए जाते? ए सीसा, प्रोटीन, तांबा, या स्वर्ण। सही उत्तर है सीसा। 68वां, निम्नलिखित में किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई? निम्नलिखित में किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई? ऑप्शन 1 है ग्रीकवासी, बी मौर्यों ने, सी कुषाण शासकों ने, डी शुंगों ने। इसका सही ऑप्शन क्या होगा उत्तर? इसका सही उत्तर है कुषाण शासकों ने। इनका सही उत्तर है कुषाण शासकों ने चलाया। अगला प्रश्न है 67वां प्रश्न 67th, सोने का सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? ए कुषाण काल में, बी गुप्त काल में, सी मौर्य काल में, या डी हिंद यवन काल में। जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर है गुप्त काल में। अगला है 68वां सवाल, निम्नलिखित में किस स्थल से रोमन सिक्के मिले? निम्नलिखित किस स्थल से रोमन सिक्के मिले? दिल्ली से, आगरा से, जयपुर से, या अरिकमेडु से। इसका सही उत्तर है अरिकमेडु, जो कि केरल में उपस्थित है। अरिकमेडु या पुदुकोट्टई जो करके है ये जगह केरल में। 69वां सवाल 69वां सवाल जो है, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्रों के लिए,
खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए या सोन नदी का उद्गम के लिए? एमपी का बहुत अच्छा प्रसिद्ध प्रश्न रहा है लगता है। भीमबेटका, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे पुराने जो मतलब काफी पुराने प्रागैतिहासिक काल के मिले हैं यहाँ पे। प्राचीन भारत, 17वां सवाल है, प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? प्राचीन काल में भारत को बर्मा के लोग, बर्मा देश को, जो देश था बर्मा, उसको किस नाम से जानते थे? ये सुवर्ण भूमि, ये स्वर्णद्वीप, यवद्वीप या प्रलय मंडलम? 17वां सवाल है, तो इसका सही उत्तर है सुवर्णद्वीप, स्वर्ण भूमि से जानते थे। 17वां का उत्तर यह है, प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को सुवर्ण भूमि के नाम से जानते थे। 71वां प्रश्न है, अंकोर वाट कहाँ है? वियतनाम में, इंडोनेशिया में, तिब्बत में या कंबोडिया में? अंकोर वाट जो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, वो किस देश में है? तो इसका सही उत्तर है कंबोडिया में। 72, प्लिनी ने की मुख्य कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? ग्रीक में, लैटिन में, फ्रेंच में या इंग्लिश में? प्लिनी द्वारा रचित मुख्य कृति जो है नेचुरल हिस्ट्री, किस भाषा में लिखा हुआ है? ग्रीक में, फ्रेंच में, लैटिन में या इंग्लिश में? इसका सही उत्तर है लैटिन भाषा में। 73वां प्रश्न है, चचनामा, चचनामा जो सिंध के इतिहास और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? चचनामा, चचनामा जो लिखा गया है, ये ऑप्शन है फारसी, हिब्रू, अरबी या संस्कृत? भाषा में लिखा गया है चचनामा? जल्दी बताइए दोस्तों। चचनामा लिखा गया है अरबी भाषा में, ठीक है। चचनामा किस भाषा में लिखा गया है? अरबी भाषा में। चचनामा में राजा दाहिर जो थे, आखिरी हिंदू राजा जिनको बोला जाता है, राजा दाहिर की के बारे में इतिहास के कुछ उल्लेख मिलते हैं राजा दाहिर के बारे में, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। ऐसे आपको मालूम है चचनामा के लेखक कौन है? अगर मालूम है तो बताइए, अदरवाइज कोई बात नहीं। तारीख अल हिंद भी कहते हैं और चचनामा भी कहते हैं पर्शियन भाषा में, पर्शियनों के दो। अगला 74वां प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं का कंठस्थ करने निम्नलिखित में किसका व्यवसाय था? ये श्रमण का, बी परिवारजक का, अग्रहारिक का या मागध का? भारत की सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तियों, राजवंशियों के इतिहास तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करने का व्यवसाय किसका था? ये श्रमण का, परिवारजक का, अग्रहारिक का या मागध का? इसका सही उत्तर होगा मागध। 76वां प्रश्न है, चीनी यात्री सुंग यून भारत की यात्रा की थी किस सन में? ए 518 से 522, बी 525 से 529, सी 545 से 522, डी 542 से 597 या ई इनमें से कोई नहीं, ये एक से अधिक। ई ऑप्शन देख के आप समझ गए होंगे किसका है, बीपीएससी का है, 67th बीपीएससी 2017 का प्रश्न है ये। चीनी यात्री सुंग यून किस कालखंड में आया था? इसका सही उत्तर 518 से 522 में आया था, ठीक है। अगला है
76वां प्रश्न, महाभारत युद्ध 301 ईस्वी पूर्व का उल्लेख निम्नलिखित में किस अभिलेख से प्राप्त होता है? ए. पुलकेशिन II के ऐहोल अभिलेख से, बी. रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से, सी. 226 ईसा पूर्व के नंसा अभिलेख से, डी. 238 के बड़वा अभिलेख से। सही उत्तर बताइए दोस्तों फटाफट। महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईस्वी 3101 ईस्वी पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्राप्त हुआ? ए. पुलकेशिन II का ऐहोल अभिलेख, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, सी. 226 ईस्वी का नंसा अभिलेख, या डी. 238 ईस्वी का बड़वा अभिलेख। इसका सही उत्तर है पुलकेशिन II का ऐहोल अभिलेख से। सही उत्तर है पुलकेशिन II का ऐहोल अभिलेख। अगला 77वां, रवातक अभिलेख संबंधित है? ए. अशोक से, बी. रुद्रदमन से, सी. कनिष्क से, समुद्रगुप्त से। रवातक अभिलेख जो है किससे संबंधित है? रवातक अभिलेख किससे संबंधित है? अशोक से, रुद्रदमन से, कनिष्क से या समुद्रगुप्त से? तो ये कनिष्क से संबंधित है। इसका आंसर कनिष्क है। रवातक जो है ये अफगानिस्तान के बाख्तरी अफगानिस्तान में है। रवातक है अफगानिस्तान में, और ये जो अभिलेख है ये बाख्तरी भाषा जो है भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। और ये चलिए इतना ही काफी है। प्रश्न नंबर 79 सेकेंड लास्ट, किसने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को उद्वाचित किया? किसने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को उद्वाचित किया? ए. प्रियदर्शी ने, बी. कोलिन मैकेंजी ने, सी. अलेक्जेंडर कनिंघम ने, या डी. जेम्स प्रिंसप ने? इसने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को उद्वाचित किया। उद्वाचित मतलब हुआ कि उसको पढ़ा, डिकोड कर पाए। इसका श्रेय जाता है जेम्स प्रिंसप को। इन्होंने अशोक का अभिलेख जितना भी था उसके बारे में। प्रियदर्शी तो भैया ये अशोक को ही कहा जाता था। अशोक अपने आप को प्रियदर्शी कहलाते थे, ठीक है। प्रश्न संख्या 80 आखिरी है। निम्नलिखित में प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर यानी कि राइट से लेफ्ट की ओर जाती थी? ये ए. ब्राह्मी, बी. शारदा, डी. खरोष्टी, सी. नंदनागरी, ई. बीपीएससी 2019 में पूछा गया है। निम्नलिखित में प्राचीन भाषा की कौन सी लिपि राइट से लेफ्ट यानी दाहिने से बाएं की ओर जाती थी? इसका सही उत्तर जल्दी से बताइए, ये आखिरी सवाल है, बता दें कोई बड़ी बात नहीं। इसका सही उत्तर है खरोष्टी और अरमाइक। हालांकि अरमाइक भारतीय भाषा नहीं है, मगर अरमाइक भी एक राइट से लेफ्ट की ओर चलता है, ठीक है दोस्तों। इसके साथ लूसेंट का प्राचीन इतिहास का लूसेंट का एशियंट हिस्ट्री का चैप्टर 2 का वीडियो नंबर 2 कंप्लीट हुआ, यानी 80 प्रश्नों के साथ चैप्टर 2 कंप्लीट कर दिया गया है, ठीक है। अगला हम जो लेके आएंगे वो चैप्टर 3 जो है प्रागैतिहासिक काल के बारे में लेके आएंगे, जिसके लिए अगला वीडियो उसी पे आधारित रहेगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और मन लगा के पढ़िए। जो नोट्स इसको वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार सुनना है सुन के जो नोट्स बनाना है बना लीजिए, या फिर सबसे अच्छा तो रहेगा कि आप अपने जो बुक है, क्या कहते हैं, जो आपका लूसेंट का जो अपडेट जो बुक भी है उसके ऊपर ही ये प्रश्न लिख लीजिएगा, उसका उत्तर लिख लीजिएगा, उसके बारे में जो भी डिटेल्स मैंने बताया है उसको भी लिख लीजिएगा, ताकि जब भी आप रिवीजन करने जाएंगे तो ये आपको बहुत ही काम आएगा, ठीक है दोस्तों। इसके लिए मुझे यहाँ तक आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।